हे गाइस, वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है समीर सिंघल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गाइस ज्योग्राफी से संबंधित। अभी तक जो ये सेशन हमारा चल रहा है 1:30 का, इसमें हमने पॉलिटी को भी डिस्कस किया, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसमें ज्योग्राफी को डिस्कस नहीं किया है। तो गाइज इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो है आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप्स में आप एडेड हैं, और जितने भी दोस्तों को आप जानते हैं सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दें। जो भी तैयारी कर रहा है फॉर द सीडीएस एंड फॉर द एफकेट, जितने भी दोस्त हैं सभी को इसको शेयर कर दीजिए, और बाकी अन्य को भी कीजिए जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, लाइक सीपीओ एंड अदर एग्जाम्स। क्योंकि जीएस में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये कोई नहीं बता सकता। तो बिल्कुल आप लोग जो है सेशन को सभी के साथ शेयर कीजिए। और एक बार हम बस यहाँ पे ये चेक कर ले कि आवाज़ सबको क्लियर है। आई होप आवाज़ सबको क्लियर होगी। तो बिल्कुल आवाज़ सबको क्लियर है, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सो गाइज आज के सेशन में ज्योग्राफी पर बात करेंगे, और ज्योग्राफी पर बात करने से पहले आपको एक बार शेड्यूल बता दूं। गाइज 1:30 मेरा सेशन होता है मंडे से वेडनेसडे, जो कि जनरल स्टडीज, यानी कल भी क्लास होगी, तो कल भी क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। कल जो है देखेंगे किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और शाम 4 बजे, आज शाम 4 बजे का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ पर ज़रूर आइएगा। 4 बजे के सेशन में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ पर, एसएससी से संबंधित, और वहाँ पर स्टैटिक जीके का पार्ट कवर होगा। ठीक है, और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वो ये रहा। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। भाई किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और साथ साथ सेशन को शेयर भी करते रहिए। और बिल्कुल भाई सभी का स्वागत है। मितेश, गौरव, कान्हा, ब्रिजेश वर्मा, ओके, शीतल, प्राची और रमन, सभी का स्वागत है भाई। तो जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। भाई मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? देखो मैनचेस्टर की जब भी बात आए ना, आप एक बात जान लीजिए कि मैनचेस्टर किसको कहते हैं, जहां पर थोड़ा सा कपड़े का यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थोड़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। वहीं पर जब हम बात करते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो ये किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, कोयम्बटूर को। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत में कहा जाता है अहमदाबाद, और वैसे साउथ इंडिया में कहा जाता है कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बिल्कुल सही बताया रूजी ने, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है काना, देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए। नेम द स्ट्रेट डिवाइडिंग इंडिया एंड श्रीलंका। भाई भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जल संधि का क्या नाम है, बताइए। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होता है जल माध्य, इसको हिंदी में कहते हैं जल माध्य। एक होता है स्ट्रेट और एक चीज होती है चैनल। दोनों में क्या फर्क होता है? स्ट्रेट थोड़ा नैरो होता है, और चैनल जो होता है थोड़ा वाइड होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे डॉवर स्ट्रेट है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बात करें अगर, तो पाल्क स्ट्रेट हो गया। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हो गया। ये सब जो हैं इसके एग्जांपल्स होंगे। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का स्ट्रेट हो गया। चैनल की बात करें तो जैसे 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के मध्य में, फिर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। इस तरह से जो ये चैनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं गाइस? ये चैनल्स होते हैं। चैनल का मतलब होता है थोड़ा वाइड। लैंड मासेस के बीच में, जो लैंड मासेस होते हैं उनके बीच में जब कोई पानी का रास्ता होता है तो उसको स्ट्रेट या चैनल कहा जाता है। तो ये चीज होती है स्ट्रेट और चैनल की। और ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा? इसके बीच में होगा पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट होगा आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बिल्कुल सही बताया यहाँ पे सभी बच्चों ने। श्रीलंका और इंडिया के बीच में होगा आपका पाल्क स्ट्रेट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैरिंग स्ट्रेट के बारे में बात करें तो बैरिंग स्ट्रेट आपका पड़ता है एशिया और अमेरिका। एशिया और अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो यूएसए और रशिया के बीच में। यूएसए और रशिया के बीच में आपका पाल्क स्ट्रेट पड़ता है। ठीक है, अगला बताइए। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट इन एन एरिया। भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक
जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता? ऑप्शंस हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड या डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से दूरी, ऊंचाई, अक्षांश या देशांतर। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। ये क्या हुआ है, कुछ डिस्प्यूट है यहाँ पे शायद। एक सेकेंड रुकिएगा गाइज। गाइज 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको ठीक करता हूँ अभी। गाइस बस 1 मिनट रुकिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ है मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में। ओके, तो अब आपको आई थिंक क्वेश्चन दिख रहे होंगे, और मैं भी अभी दिख जाता हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए, आई होप अब सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, आई होप अब सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा और मैं भी दिख रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो है मेरे ग्रीन बैकग्राउंड के साथ ही काम चला लीजिए। इसको सही कर लूँगा मैं बाद में, अभी फ़िलहाल इसको लगाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, और इसका आंसर दीजिए। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं कि इज़ इट ऑल ओके। आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक बार हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। ओके, आई थिंक अब ओके होगा। मैंने भी चेक किया है, अब ओके होगा।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख रहा होगा अब। हाँ बिल्कुल, पहले वाले का जवाब अगर देखें तो इसका जवाब क्या होगा गाइस? इसका जवाब होगा आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आपका लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और समुद्र से दूरी, ये तीनों चीजें आपके क्लाइमेट फैक्टर पर डिपेंड करती, क्लाइमेट फैक्टर को अफेक्ट करती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड का कोई भी फैक्टर जो हो, कोई भी अफेक्ट जो होता है वो क्लाइमेट पर फैक्टर का काम नहीं करता। लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूड केवल आपका क्या कार्य करता है? ये आपका डे और टाइम यानी दिन और समय, इन दोनों चीजों को करने में ये काम करता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या अजरबैजान। जल्दी से बताइए। ओके, दीपक ने कहा है तजाकिस्तान होगा। बिल्कुल, प्राची मिश्रा ने कहा उनका सही था। चलिए बहुत अच्छा है, और सेशन को शेयर करते रहिए भाई। ठीक है, सेशन को शेयर करते रहिए। और छोटा सा डिस्प्यूट था, आई होप अब रिजॉल्व हो गया होगा। और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे जल्दी से। ओके, चलिए देखते हैं। देखो ये रहा आपका मैप एशिया का। ठीक है, ये एशिया का मैप है आप लोगों का। एशिया की बात करें तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें टोटल 48 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, चलिए जरा ये बताइए कि मैक्सिमम कंट्रीज, सबसे ज्यादा कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? जरा एक बार कमेंट में लिखकर बताइए, सबसे ज्यादा कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं ये बताइएगा, और कितने आते हैं। दूसरी बात करते हैं तो ये आपका मैप है, ये हमारे इंडिया सॉरी ये हमारे एशिया का मैप है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा जो कंट्री है वो कहाँ पर है। इसमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनको देख लीजिए, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान। और सबसे पहले लैंडलॉक्ड कंट्री होती क्या है? लैंडलॉक्ड का मतलब देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि वह कंट्री जो चारों तरफ से किसी देश से घिरी हुई हो। मान लीजिए ये एक कंट्री है, तो इसके इधर भी एक देश है, इधर भी एक देश है, इधर भी एक देश है और इधर भी एक देश है। ये हर तरफ से देश से घिरी हुई है, यानी जमीन से घिरी हुई है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपका किसको टच करता है भाई? यहाँ पर ये कैस्पियन सागर आ गया आपका। इसके बाद जो है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बारे में बात करें तो ये भी आपका टच करता है इसको। इसके बाद अगर बात करें आपके तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान देखिए, तजाकिस्तान जो है आपका किसी को टच नहीं करता। इसके जो है दोनों सारी तरफ कोई ना कोई है, जैसे यहाँ पर उज्बेकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान है, इधर नीचे पाकिस्तान है और इधर की तरफ आपका चाइना है और ऊपर है इसके किर्गिस्तान। तो ये आपकी कैसी कंट्री है गाइस? ये है आपकी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही जवाब दिया अभिषेक चौहान ने। अभिषेक चौहान जो है उन्होंने जवाब दिया है क्या? अफ्रीका। बिल्कुल सही आपने बताया। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं, और टोटल कंट्रीज कितनी है? 54। ठीक है, तो इसकी टोटल कंट्रीज कितनी है? 54 हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे ध्यान रखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ऑन एटमॉस्फेयर? भाई हमारी पृथ्वी जो है उसका अपना वायुमंडल किसके कारण बना हुआ है? ऑप्शंस हैं, सॉरी ये हिंदी में मैं करना इसको भूल गया, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको बोल देता हूं कि हमारी धरती पर वायुमंडल क्यों है? व्हाई इज देयर एटमॉस्फेयर ऑन अवर अर्थ? हमारी धरती पर वायुमंडल क्यों है? तो जरा जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शंस हैं विंड्स, क्लाउड्स, ग्रेविटी या रोटेशन ऑफ द अर्थ। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, रूजी ने कहा है ग्रेविटी होगा, और मितेश ने कहा है डी होगा, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। चलिए देखते हैं। देखो एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का मिश्रण होता है। अब ये जो गैसों का मिश्रण है इस पर भी ग्रेविटी लगती है, तभी तो हमारी जो धरती है उस पर ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइज? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि ग्रेविटी। ठीक है, बिकॉज द ग्रेविटी के कारण हमारा एटमॉस्फेयर अपनी सतह पर बना हुआ है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अ लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज कंपोज्ड पार्टली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड। भाई इसको भी मैं हिंदी में बोल देता हूँ, बीच में 2-3 क्वेश्चन रह गए होंगे, आई एम रियली सॉरी। ये पूछना चाह रहा है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी परत ऐसी है? वायुमंडल में 5 परत आती हैं, उसमें से कौन सी परत ऐसी है जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपके उसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फेयर,
यानी शोभ मंडल, आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, और मीजोस्फेयर यानी कि आपका मध्य मंडल। जल्दी से बताइए। राजन, एक्चुअली बच्चे क्वेश्चन सारे हिंदी में थे, ये 2-3 क्वेश्चंस बीच में रह गए हैं, अभी आगे फिर सही हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस बीच में रह गए हैं, इनको हिंदी में करना था, लेकिन मुझे रात नींद आ गई, मैं सो गया। ठीक है, चलो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर के बारे में बात करें तो इसको हम थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर में आपके क्या पाए जाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। आयनोस्फेयर जो है ये हमारे रेडियो कम्युनिकेशन में सहायता करता है, रेडियो कम्युनिकेशन को बनाने में सहायक होता है। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि ये जो मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर। ये ध्यान रखिएगा, हमारे जो वायुमंडल है उसकी सबसे ठंडी परत कौन सी है? मीजोस्फेयर है। इसमें क्या होता है मीजोस्फेयर में आपके जो मीटियोर्स होते हैं, जो हमारे उल्का होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो बर्न आउट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये समताप मंडल, इसमें क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। ट्रोपोस्फेयर ये जो है सबसे लोअर लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, और इसमें आपका हर 165 मीटर पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? गिर जाता है। और ट्रोपोस्फेयर वो लेयर होती है जिसमें सारे के सारे आपके मौसमिक परिवर्तन काम करते हैं, वेदर फिनोमिना काम करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर फिलहाल क्या है? वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि आपका आयनोस्फेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी में बोल दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भाई भारत का कौन सा तट, निम्नलिखित में से कौन सा तट है जो सबसे लंबा है? ऑप्शंस के हिसाब से बताना है। भारत में निम्नलिखित का कौन सा सबसे लंबा तट है? निम्नलिखित में से जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत का सबसे लंबा है? बिल्कुल सही दीपक कुमार, आयनोस्फेयर। चलिए अब अगले क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मंडे से वेडनेसडे मेरी क्लास होती है 1:30 बजे और शाम 4 बजे, तो क्लास में ज़रूर आया कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चे, अभिषेक चौहान एक्चुअली ऑप्शन के हिसाब से बताइए, जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से बताइए। गौरव धीमान ने कहा है ए होगा, मितेश ने कहा है यहाँ पर डी होगा। बच्चे एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट आपके स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। अब इसके ऊपर आप कहोगे कि सर ऐसा नहीं है, हमने तो ट्रोपोस्फेयर पढ़ा है। तो एक बात जान लो, जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कैसे? एक होता है डोमेस्टिक एयरलाइंस, जो कि कम एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, तो वो आपके ट्रोपोस्फेयर में पाए जाएंगे। जो आपके हाई एल्टीट्यूड यानी दूरी जाने वाले होते हैं, वो कौन से में पाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लगाओगे? स्ट्रेटोस्फेयर ही लगाओगे, ठीक है। चलिए अगला बताइए। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ने जवाब दिया है तमिलनाडु। यहाँ पे जो ये क्या नाम है इनका, सीएम का, इनका कहना है तमिलनाडु होगा। चलिए देखते हैं। तो गाइज एक आपको ट्रिक ध्यान करनी होगी। एक ट्रिक है, एक शब्द है एक्चुअली, ये है गैटमो। एक शब्द होता है गैटमो। गैटमो शब्द को ध्यान रखिए। गैटमो में जी से बना गुजरात, ए से बना आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, एपी यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, अरुणाचल प्रदेश लैंडलॉक्ड है। उसके बाद तमिलनाडु, फिर आपका महाराष्ट्र, और फिर आपका आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद अगर बात करें तो फिर आएगा आपका केरला, केरला के बाद आएगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आएगा आपका वेस्ट बंगाल, और अंत में आएगा गोवा। तो ये गोवा सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर बच्चों ने बताया। इसका आंसर क्या होगा भाई? टी। यानी देखो आंध्र प्रदेश और गुजरात नहीं है, तो सबसे लंबा कौन सा हुआ था तट? वो हुआ आपका बी ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु। कौन सा हुआ? तमिलनाडु हुआ। बिल्कुल, गुजरात के तट की जो लंबाई है वो है 1214 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री? भाई भारत का जो एक राज्य है सिक्किम, वो निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा को बांटता नहीं है? द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री? भाई भारत जो राज्य है, भारत का जो राज्य है सिक्किम, वो किसके साथ अपनी सीमा नहीं बांटता? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या चाइना? देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आपके पास मैप हो,
मैप नहीं है तो फिर आपका क्या ऑप्शन बनता है कि आप जो है मैप को थोड़ा सा बना ले। तो ये आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया तो ये आगे चले जाएगा जैसे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जाने से पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, भूटान। ये भूटान हो गया, ये क्या हो गया, भूटान। ये ऊपर आपका चाइना हो गया, ठीक है, चाइना। नीचे से बात करें तो नीचे से आपका जो है यहाँ पर ये और क्या कह रहा है, नेपाल। ये नेपाल हो गया इधर, ये नेपाल हो गया। और यहाँ पर आपका आ जाता है, यहाँ पर आपकी आ जाती है वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बाउंड्री आ जाती है। तो बांग्लादेश यहाँ पर पड़ता है, ये आपका बांग्लादेश होता है। तो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता। इसका सही आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। नेपाल के साथ, भूटान और चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आप इसको मैप में भी देख सकते हो। ये यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ बंगाल की बाउंड्री है, ठीक है, फिर उससे नीचे ये बांग्लादेश यहाँ पर है, दोनों के बीच में वेस्ट बंगाल आ जाता है। इधर नेपाल है, सॉरी, इधर नेपाल है, इधर भूटान है और ऊपर है चाइना। तो ये है बीच में यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम भारत का राज्य बना था, 36वां संशोधन हुआ था 1975 में, जिसमें सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश टचेस द बॉर्डर ऑफ चाइना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन की सीमा को छूता है। ऑप्शंस हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सीरियस लेवल का क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन की सीमा को छूता है। ऑप्शंस हैं सिरमौर, चंबा, कुल्लू या किन्नौर। जल्दी से बताइए। बच्चे मैं यूपी, उत्तर प्रदेश। दीप्ति बिल्कुल, चिकन नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, या गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी उसको कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मितेश। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश टचेस द बॉर्डर ऑफ चाइना। और साथ साथ जो आपका डोकलाम जो था, डोकलाम भी आपका सिक्किम भूटान के बीच में पाया जाता था, जिसमें आपका डिस्प्यूट था 2017 में चाइना को लेकर। ओके, तो रूजी ने कहा है चंबा होगा, पिंटू शाहू ने कहा है जो है कुल्लू होगा, अभिषेक का कहना है किन्नौर होगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप, ठीक है, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप है आप लोगों के सामने। कुछ बच्चों ने कहा चंबा, तो चंबा तो बच्चे देखो किधर आ गया, ये वेस्ट आ गया, और इधर आपका क्या पड़ता है, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान। इसके बाद अगर बात करें तो कांगड़ा इधर हो गया, ये हो गया धर्मशाला, उसके बाद किलोंग, ठीक है, ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये लाहौल स्पीति, ठीक है, ये हो गया आपका लाहौल स्पीति जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और साथ साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है चाइना के साथ। उसके अलावा किन्नौर किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, चाइना के साथ, और नीचे आ गया ये उत्तराखंड, और कुल्लू यहाँ बीच में है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा गाइस, इसका किन्नौर, ठीक है, किन्नौर जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीडीएस में देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखिए। कई बार वो स्टेट ना पूछ के कौन सी स्टेट किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करती है, वो ये पूछ लेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला बताइए, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम बाय भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए ओके, सीएम ने कहा है डी करेक्ट होगा। ओके, ए बताया है मितेश ने, अभिषेक ने कहा है 5.5, और विकी ने कहा है ए होगा यानी 5.5। बिल्कुल सही गाइस, आप लोगों का सही जवाब है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है, और ये इंडिया में जो है भारत से निकलने वाली जो आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो सबसे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व से निकलती है। तो ये देखिए, उत्तर के सबसे उत्तर से निकलने वाली 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, सबसे दक्षिण से यानी कि कन्याकुमारी से निकलने वाली आपकी जो है ये कौन सी है, ये है आपकी 8 डिग्री और 4 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये 68 और ये 97, अगर हम 68 और 97 को जोड़ें तो ये टोटल कितना हो जाता है 165।
165 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि भारत का मानक समय बताती है। इसको आप अगर 4 से गुना करोगे, अब आप कहोगे सर 4 से गुना क्यों किया, क्योंकि धरती को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है 4 मिनट का। तो हमें अगर डिग्री को समय में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 330 मिनट। 330 मिनट को आप जब डिवाइड करोगे 60 से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में, और ये क्या हो जाएगा आपका 5.5। एक बात ध्यान रखना, जो आपकी ग्रीनविच मीन रेखा है उसके अगर आप ईस्ट में जाते हो तो आपका समय क्या करता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और अगर वेस्ट में जाते हो तो क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी नेगेटिव में चला जाता है अगर आप वेस्ट में जाते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 5.5, यानी कि ग्रीनविच में अगर 12 बजे होंगे तो ये इंडिया में कितने बजे होंगे, शाम के 5:30 बजे होंगे, GMT प्लस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑन विच स्टेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। भाई किस डेट को, किस तारीख को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 21 दिसंबर, वैसे इसको 22 कर लीजिएगा, 21 नहीं होगा, ये 22 दिसंबर वाली तारीख होती है जिस दिन हमारा विंटर सोलिस्टिस होता है, यानी कि शीतकालीन अयानंत होता है, तो ये 22 दिसंबर की तारीख होती है। दूसरा है 21 मार्च, तीसरा है 22 जून, और ये 21 जून होगा, ये 21 जून होगा, ये 22 दिसंबर होगा। ठीक है, और चौथा है आपका 23 सितंबर। जरा जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही मितेश, 5 राज्यों से जाती है 82.5 डिग्री। ओके, तरुण ने कहा है 22 जून, यानी कि 21 जून आंसर दे रहे हैं बच्चे। 21 जून जो भारत में बात करें तो 21 जून भारत में लॉन्गेस्ट डे होता है, क्योंकि ये समर सॉलिस्टिस होता है। जो परपेंडिकुलर रेज होती हैं वो किस पर पड़ रही होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। दिसंबर की बात करें तो इस समय जो आपकी परपेंडिकुलर रेज होती हैं वो किस पर होती हैं, कैप्रिकॉन पर, और भारत में क्या होती है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है, सबसे लंबी रात होती है हमारे पूरे भारत में। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 22 ऑफ दिसंबर। इसको हम विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब हमारी परपेंडिकुलर रेज इक्वेटर पर पड़ रही होती है। आपसे वो ये भी पूछता है कि कौन से 2 दिन ऐसे होते हैं जब परपेंडिकुलर रेज इक्वेटर पर पड़ती है, या फिर जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो वो होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद द म्यांमार। भाई अब ये बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, भाई ये हमारा सिक्किम था, सिक्किम तक तो हमने बना लिया था। सिक्किम के बाद अब ये आ गया आपका उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में अगर बात करें तो ये देखिए, ये आपका उत्तर पूर्वी भारत हो गया। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये ऊपर ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया एपी। उसके बाद एपी के बाद यहाँ पर आपका बीच में हो गया असम। ठीक है, यहाँ पर आपका असम हो गया। यहाँ इस जगह आपका आ जाता है मेघालय, इस जगह क्या आ जाता है, मेघालय। उसके बाद ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, इससे ऊपर आ गया आपका मणिपुर, और मणिपुर से आगे ऊपर आ गया आपका नागालैंड। तो ये हैं आपके 7 राज्य जो आपके 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपके म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो सिंपल सी बात आप देख सकते हो, मणिपुर करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, क्योंकि इधर की तरफ म्यांमार है ना आपका, ये म्यांमार है या बर्मा जिसको हम कहते थे। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया, यानी कि असम। ठीक है, ए ऑप्शन यानी कि आपका असम जो हो गया वो इसका सही आंसर हो गया। चलिए, तो ये आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ये है आपका असम। ठीक है, और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। दीप्ति, इसका रीज़न ये है क्योंकि आपने अगर कभी सीडीएस का पेपर खोल के देखा हो तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह के मिल जाएंगे दैट आर रिलेटेड टू द बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से इस तरह के पूछे गए हैं। चलिए अगला बताइए, व्हाट इज द नेम
of the dispute coastal area located far from Gujarat coast in between the India and Pakistan. भाई भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो गुजरात में जो कोस्टल एरिया जो तटीय क्षेत्र पड़ता है वहां पर जो डिस्प्यूट है जिस पर एक मतभेद है वो किसको लेकर है? गल्फ ऑफ कांबे यानी कंबे की खाड़ी को, सर क्रीक को लेकर, गल्फ ऑफ कंबात को लेकर, या फिर आपका माउथ ऑफ इंडस को लेकर यानी सिंधु के मुंह को लेकर? जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तुजू पास जो है वो म्यांमार में, मणिपुर में आपका पड़ेगा। अभिषेक ने कहा है सर क्रीक। ओके, अभिषेक ने कहा है सर क्रीक होगा, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका जो है भारत है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए आपका भारत है, और ये जो है ये आपकी गल्फ ऑफ कांबे है, ठीक है, और ये आपकी यहाँ पर आ जाती है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो ये जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ पर आपका जो है पाकिस्तान के साथ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर आपका सर क्रीक पड़ता है। एक्चुअली में ये दलदली इलाका है, तो यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल काम है। अब यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी हमारे मछुआरे उधर और अब उनके मछुआरे इधर, तो वे कभी ना कभी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि सर क्रीक। तो सर क्रीक जो है वो इसका सही आंसर होगा। दैट इज द डिस्प्यूटेबल एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द एरिया ऑफ गुजरात। इसका सही आंसर होगा सर क्रीक। अगला देखिए, वेयर इज द सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड? भाई सैडल पीक जो है अंडमान और निकोबार में वो कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ग्रेट निकोबार, मिडल अंडमान, लिटिल अंडमान या नॉर्दर्न अंडमान। जल्दी से बताइए। सैडल पीक के बारे में बात करें तो सैडल पीक जो है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये निकोबार, अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड की। और अंडमान निकोबार आइलैंड भी बहुत पार्ट्स में विभाजित है, वो भी देखेंगे आगे। फिलहाल इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और साथ साथ भाई वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभिषेक ने कहा है नॉर्थ अंडमान होगा, गर्विता ने कहा है डी होगा यानी नॉर्दर्न अंडमान। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्दर्न अंडमान। तो क्या थोड़ा सा यहाँ पे मैप थोड़ा धुंधला होगा लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। देखिए ये है आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए ये है आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है। नॉर्थ अंडमान पर आपका क्या पाया जाता है? आपका यहाँ पर पाया जाता है आपके, एक तो यहाँ पर सैडल पीक पाई जाती है, दूसरा यहाँ पर नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड क्या है? ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। दूसरा जो आपका बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड जो कि एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, वो आपका पाया जाता है मिडल अंडमान पे। इसके बाद जो है ये ग्रेट अंडमान जो है ये इस तरह से विभाजित है, ठीक है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। ग्रेट अंडमान 3 चीज़ों में विभाजित है, नॉर्दर्न, मिडल और साउथ। यहाँ पे आपसे डंकन पास पूछता है, ठीक है, डंकन पैसेज पूछता है। डंकन पैसेज किस किस के बीच में है? सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान। और उसके बाद 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? तो ये है आपके अंडमान और निकोबार के बीच में। इसके बाद अगर बात करें तो आपके लक्षद्वीप से संबंधित एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में आपका क्या पड़ता है? 8 डिग्री चैनल। जो आपके अंडमान लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो आपके कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये आपके कोरल आइलैंड्स होते हैं, कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड्स होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? किसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। जल्दी से बताइए। ओके, जीवेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो वेरी जय हिंद सर। चलिए तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। द डार्क कॉन्टिनेंट इज, भाई डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? बिल्कुल सही बताया अभिषेक ने, रूजी ने, गर्विता ने, और बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? इसका सही आंसर होगा आपका अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या होगा? अफ्रीका। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये इसके काफ़ी सारे रीजंस है। एक तो वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज काफ़ी समय तक भेजी गई, उसके बाद दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने वहाँ पर कोशिश करी कि उसको पूरे आइलैंड को, पूरे कॉन्टिनेंट को स्लेवरी कॉन्टिनेंट बनाने की, तो इसलिए उसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और इसका सही आंसर क्या होगा आपका?
अफ्रीका, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका गाइज आज का सेशन। आई होप सेशन सबको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बिल्कुल सेशन को भाई लाइक कीजिएगा, उसके बाद जो है सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल SSC अड्डा 24/7 को। इसके अलावा गाइज मेरा एक बैच जो है वो शुरू हो चुका है 13 जुलाई 2020 से, और ये बैच है आपका कौन सा, FCAT। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका एग्जाम सितंबर में है, उससे पहले इसका कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जनरल अवेयरनेस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड द स्टैटिक पार्ट ऑफ द पर्टिकुलरली FCAT एग्जाम वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा मेरा बैच एक आ रहा है जो कि आ रहा है 28 जुलाई 2020 से, और इस बैच में मैं जो है SSC, CGL, CPO, CHSL और स्टेनोग्राफर में प्री प्लस मेंस के लिए, और इस बैच में मैं हिस्ट्री और साथ साथ ज्योग्राफी को डिस्कस करूंगा, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो डिस्काउंट है वो है 77%, और बाकी इनके अलावा आप कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदते हैं तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं Y203 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है आज का सेशन गाइस समाप्त होता है, और भाई वेरी थैंक यू एंड वेलकम CM। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कल जो है देखते हैं कुछ और पढ़ेंगे, शायद पॉलिटी पर डिस्कशन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, सीडीएस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो कल जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। और उसके साथ साथ भाई सेशन को शेयर कीजिए, और इस बैचेस में जरूर जुड़िए। इन बैचेस में जुड़कर आपको काफ़ी फायदा मिलेगा बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चीज़ों को क्लियर करने का, तो इन बैचेस में जुड़िए। बाकी मैं मिलता हूँ कल आपसे, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज एंड बाय गाइज।